नमस्कार सभी विद्यार्थियों को लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी की ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत। आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि बीए पार्ट तृतीय में हिंदी साहित्य के जो दो प्रश्न पत्र है आपके, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में आपके आधुनिक काल यानी आधुनिक काव्य आपके प्रथम प्रश्न पत्र में हैं। जिस प्रकार आपने द्वितीय वर्ष में एक पुस्तक के बारे में जाना होगा, रीतिकालीन काव्य, उसी पुस्तक के समान तृतीय वर्ष में आधुनिक काव्य संग्रह, ये भी पद्य की पुस्तक है। इसमें आपके व्याख्या है, पद्य है और दूसरा पेपर है आपके गद्य का, जिसमें आपके एक उपन्यास है और कहानी है। आधुनिक काव्य के बारे में अपन जानना चाहते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में आप भली भांति परिचित हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के 4 भाग अपन ने पढ़े हैं प्रथम वर्ष में। प्रथम आदिकाल, द्वितीय भक्तिकाल, तृतीय रीतिकाल और चौथा काल आधुनिक काल। आपके प्रथम वर्ष में प्राचीन काव्य पुस्तक थी, जिसमें अपने आदिकाल का वर्णन था, भक्ति काल का वर्णन था। जबकि द्वितीय वर्ष में आपके रीतिकालीन काव्य, जो एक छोटी सी पुस्तक थी, रीति रस तरंगिणी, उसी की भांति तृतीय वर्ष में भी आपके प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काव्य संचयन पुस्तक है। वो एक पुस्तक पूरे 100 अंक की, किंतु उस पुस्तक के साथ साथ अपने आधुनिक काल के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना है। कैसे क्या? आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। आधुनिक काल का दूसरा नाम गद्य काल। इस आधुनिक काल का ही नाम वर्तमान काल है और आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक माना गया है, जो विक्रम संवत है। आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ईस्वी संवत और विक्रम संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है। यानी जो विक्रम संवत होता है उसमें से 57 वर्ष हटा दो, आपके ईस्वी संवत आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना ये 1900, क्योंकि ये जानकारी आपको पूर्व में आदिकाल का समय अपन ने 1050 से 1375, भक्ति काल का समय 1375 से 1700, रीतिकाल का 1700 से 1900 और आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक माना गया है। आज अपन आधुनिक काव्य, आधुनिक काल का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं, आधुनिक काल को वर्तमान काल कहते हैं और आधुनिक काल को आधुनिक काल जो भी हम कहते हैं, ये तीनों नाम एक ही है। गद्य काल कह दो, वर्तमान काल कह दो, आधुनिक काल कह दो। और आधुनिक काल को अपन द्वितीय स्वर्ण काल भी कह सकते हैं। स्वर्ण काल हिंदी साहित्य इतिहास के कौन से काल को कहते हैं? यह आपको पूर्व में विदित है। स्वर्ण काल हिंदी साहित्य इतिहास के भक्ति काल को कहते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास
जो स्वर्ण काल की बात करें वो भक्ति काल। भक्ति काल जो हिंदी साहित्य इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है, किंतु हिंदी साहित्य इतिहास का द्वितीय स्वर्ण काल अगर हम देखना चाहें तो वो कहलाता है आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में सर्वप्रथम अपने को इसके उपभाग या भेद भी अपन कह सकते, उपभाग कह दो या भेद कह दो, बात एक ही है। हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल के उपभेदों की बात करें, पहला आता भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 ईस्वी माना गया है। भारतेंदु युग, ये भारतेंदु युग को आधुनिक काल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यानी आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। और भारतेंदु युग भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जो माँ भारती के लाडले हिंदी गद्य के जनक, 1850 में उनका जन्म माना गया है, 1885 में उनकी मृत्यु मानी गई है। और उनके नाटक अति प्रिय है, जैसा कि आपको बताया भी गया था पूर्व में। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित नाटकों में अंधेरी नगरी बड़ा हास्यप्रद नाटक है। अंधेरी नगरी नाटक के बारे में आपने भी सुना है, जाना है। अंधेरी नगरी नाटक जिसमें उन्होंने बहुत ही हास्यप्रद जो नाटक लिखा, उस नाटक के टाइटल के बारे में मैंने आपको पूर्व में बताया कि किस प्रकार अंग्रेजी शासन व्यवस्था अपने भारतीयों के ऊपर अत्याचार कर रही थी। उसका सारा वर्णन उन्होंने अपने नाटक अंधेरी नगरी में किया था। नंबर 2 की बात करें, द्विवेदी युग। दूसरा जो काल था वो द्विवेदी युग माना गया, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पे ये द्विवेदी युग कहलाता है। और द्विवेदी युग का समय यदि देखें तो 1900 से 1918 माना गया। द्विवेदी युग की प्रमुख घटना या प्रमुख काव्य सरस्वती पत्रिका, क्योंकि द्विवेदी युग में जो मुख्य पत्रिका लिखी गई थी उस पत्रिका का नाम था सरस्वती पत्रिका। और ये पत्रिका 1903 से 1918 तक प्रचलन में रही थी। ये द्विवेदी युग हिंदी साहित्य इतिहास के लिए द्वितीय स्वर्ण काल का मुख्य कारण द्विवेदी युग ही माना जाता है, क्योंकि द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और मैथिली शरण गुप्त जो हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त को स्वयं महात्मा गांधी जी ने 1936 में राष्ट्रीय कवि की उपाधि से नवाजा था। मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य इतिहास में अनेक रचनाएं जिन्होंने लिखी, उनके द्वारा रचित महाकाव्यों की बात करें, साकेत उनके द्वारा लिखा गया बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। यशोधरा खंड काव्य जो आपके पाठ्यक्रम में, आपके आधुनिक काव्य में पहला ही पाठ है। यानी गौतम बुद्ध किस प्रकार ग्रह त्याग करते हैं, ग्रह त्याग की घटना को मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से किस प्रकार भारतीय नारी भावों को उन्होंने उसमें अभिव्यक्त किया है। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी ने गौतम बुद्ध के द्वारा जो ग्रह त्यागा गया, ग्रह त्याग में उन्होंने उनकी पत्नी यशोधरा के मनोभावों को अभिव्यक्त किया।
यानी किस प्रकार यशोधरा अपने पति के वन में चले जाने से, सिद्धि प्राप्ति के लिए जाने से वो बहुत ही दुखी थी। भारतीय नारी भावों को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अभिव्यक्त किया। यानी यशोधरा खंड काव्य में जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी, उनके मनोभावों को एक जगह वो अभिव्यक्त करते हैं उनकी पत्नी के शब्दों में कि सखी वे मुझसे कह के जाते, कह तो क्या अपनी पथ बाधा ही पाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम के प्राणों के प्रण में हमी भेज देती रण में, क्षत्रिय धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह के जाते। यानी कितने सुंदर विचार एक भारतीय नारी के इन्होंने अभिव्यक्त किए। इतना ही नहीं, भारत हिंदू युग के बाद द्विवेदी युग में जो काव्य रचना लिखी गई उनमें मैथिली शरण गुप्त जी ने एक से बढ़ के एक, साकेत महाकाव्य में जो रामायण की सबसे उपेक्षित पात्र उर्मिला के विरह वर्णन को इन्होंने इसमें अभिव्यक्त किया था। और ये 1900 से 1918 इसी युग में रामधारी सिंह दिनकर जो आज औदार्य के कवि भी माने जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्रीय कवि भी कहते हैं। यानी जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे उन्हें द्वितीय राष्ट्रीय कवि, पहले राष्ट्रीय कवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त जी। और द्वितीय राष्ट्रीय कवि की बात करें तो द्वितीय राष्ट्रीय कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें ओज, औदार्य, अन्नल, अधैर्य के कवि भी कहा जाता है। इनके द्वारा भी एक से बढ़ के एक रचना लिखी गई थी। इसी के बाद अपन चलते हैं छायावादी युग। यानी छायावादी युग का समय 1900 से 1936 या 1918 से 1936 माना गया। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों की बात करें तो छायावाद के प्रमुख कवियों में प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, यानी ये छायावाद के चार आधार स्तंभ माने गए हैं। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, पंत, सुमित्रानंदन पंत, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा, महादेवी वर्मा छायावाद की एकमात्र कवयित्री। और जबकि 3 कवि ये छायावाद के चारों प्रमुख आधार स्तंभ माने गए। और छायावाद का समय 1918 से 1936। छायावाद के बाद अगला जो युग आता है प्रगतिवाद या प्रगतिवादी युग भी अपन कह सकते हैं। प्रगतिवादी युग का समय 1936 से 1943 माना गया है। यानी साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी यानी प्रगतिवाद से तात्पर्य किस प्रकार हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ, शोषण, अन्याय
के प्रति किस प्रकार आक्रोश अभिव्यक्त किया गया था। छायावादी जो कवि थे वही कवि प्रगतिवादी कवि कहलाए और इन्होंने समाज में अत्याचार, अन्याय, स्त्रियों के प्रति जो दुर्व्यवहार था, मजदूर वर्ग, जमींदारी वर्ग, पूंजीपति वर्ग, इनके प्रति इन्होंने बहुत ही खुले रूप में लिखा था। नंबर 5 पे आता आपके प्रयोगवाद। या प्रयोगवादी युग, इसका समय 1943 से 1953 माना गया है। इस युग की प्रमुख घटना तार सप्तक। और प्रमुख कवि की बात करें अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय है। अज्ञेय जी प्रयोगवादी कवियों में 7 कवियों का समूह था। 4 तार सप्तक बने थे। उसी प्रकार जिस प्रकार अपने हिंदी साहित्य इतिहास में अष्टछाप के कवियों का नाम सुना होगा आपने, उसी प्रकार तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक, और इसके बाद जो आधुनिक काल के उपभेद है उसमें साठोत्री कविता, नई कविता, ये 1953 के बाद से ये काव्य रचनाएं चलती रही। और ये इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास में आगे से आगे किस प्रकार गद्य का सर्वाधिक प्रयोग होता गया। अब इसमें अपन सर्वप्रथम ये देखना चाहते हैं कि गद्य, प्रथम गद्य रचना कौन सी है, किसके द्वारा लिखी गई है, गद्य का विकास कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। इससे पूर्व अपन ने केवल अभी आधुनिक काल के उपभेद जाने। पहला भारत हिंदू युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद, चौथा प्रगतिवाद, पांचवा प्रयोगवाद, छठा साठोत्री कविता, सातवां नई कविता। ये सारे के सारे उपभेद आधुनिक काल के हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार आपने द्वितीय वर्ष में रीतिकाल को 3 भागों में बांटा था। रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, रीतिबद्ध काव्य और भक्ति काल को 2 भागों में बांटा था, सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा। उसी प्रकार यहाँ पे हम आधुनिक काल को भी इन उपभागों में बांट रहे हैं। यह आधुनिक काल के बारे में सामान्य जानकारी। किंतु इससे भी पूर्व आधुनिक काल में गद्य का विकास कहाँ से हुआ, कब से हुआ, किनके द्वारा गद्य में रचनाएं कौन सी लिखी गई, तो इसकी भी हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी विस्तृत अध्ययन है अपने इनका। ये अपन ने केवल अभी आधुनिक काल के उपभेद देखे हैं। अब हम आगे देखते हैं आधुनिक काल को जो गद्य काल नाम दिया गया है। और गद्य काल में अपन देखते हैं कि ये गद्य काल क्या है सर, गद्य काल का प्रारंभ कहाँ से माना गया है,
और प्रमुख गद्य रचनाएं कौन कौन सी है, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते। क्योंकि अपने आधुनिक काल में आधुनिक काल को नाम दिया गया है गद्य काल। और गद्य काल में अपन देखते हैं प्रमुख गद्य रचनाओं में पहली गद्य काल यानी गद्य खड़ी बोली में लिखी गई गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, यह अपन जाने तो खड़ी बोली को ही गद्य रचना कहते हैं। और खड़ी बोली में पहली गद्य रचना लिखी गई अकबर के दरबारी कवि गंग, ये गंग कवि का नाम है। और इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है छंद बरनर की महिमा। और ये पुस्तक 1570 ईस्वी में लिखी गई थी। यानी अकबर का दरबारी कवि था कवि गंग, इसने प्रथम गद्य रचना लिखी, किंतु इसे प्रामाणिक नहीं माना जाता है। प्रामाणिक रचना के बारे में अपन बात करें तो इसमें काफ़ी कवियों के द्वारा काफ़ी अलग अलग बातें बताई गई है। इसके बारे में अपन अगले अध्याय में यानी अगली ऑनलाइन क्लास में इसके बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।